2024 में निवेशकों ने अच्छा रिटर्न बनाया है। 2023 के बाद ये दूसरा साल था जहां पे बहुत अच्छा रिटर्न बना है। स्मॉल कैप मिड कैप ने और भी अच्छा किया है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। आगे जाके सिमिलर रिटर्न्स शायद नहीं बने, तो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करना चाहिए मेरे ख्याल से। एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो रिव्यू पीरियोडिकली करते रहना पड़ेगा। जब भी हम इक्विटी ओवरवेट है हमारे पूरे एसेट्स में, तो उसको नीचे लाना है हमारे प्लान्ड एलोकेशन की तरफ। और विद इन द पोर्टफोलियो, विद इन द इक्विटी पोर्टफोलियो भी हमें ये देखते रहना है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके फंडामेंटल के हिसाब से, तो उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन करना है, थोड़ा सेल डाउन करना है, कैश रेज करना है। बाजार में 2025 में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। ट्रम्प का स्वेरिंग इन हो रहा है जनवरी में, उसके बाद उनकी पॉलिसीज अनाउंस होंगी। वो पॉलिसीज का वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वर्ल्ड मार्केट्स पे कैसे असर रहेगा, वो हम देखेंगे। सारा सारा विश्व उसकी तरफ नजर करके बैठा है। हमें ये लगता है कि आने वाले साल में 26,500 का लेवल निफ्टी का कभी भी एक बार आ सकता है, लेकिन उसके बाद या उसके पहले हम काफी वॉलेटिलिटी देखेंगे। थोड़ा लंबा करेक्शन भी हो सकता है। तो इसके मद्देनजर आई थिंक लोगों को इक्विटीज में ओवरवेट नहीं होना है, नंबर 1। और नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। सर, अगर पी की बात करें, निफ्टी का पी जो है उससे अभी दोगुना है करीब मिड कैप का पी। तो मिड कैप में काफी तेजी पिछले दौरान रही, पिछले एक साल के दौरान रही। अभी भी 40 के अबव है पी निफ्टी मिड कैप का। तो क्या ये फ्रोथ है अभी भी, या फिर अर्निंग्स का बैकअप थोड़ा बहुत आया है मिड कैप की तरफ? अगर हम देखें 2025 में सेंसेक्स कंपनीज का अर्निंग ग्रो करेगा कुछ 13% के आसपास, जबकि स्मॉल एंड मिड कैप का अर्निंग्स ग्रो करेगा बिटवीन 21 to 24%। तो जब जब अर्निंग्स ग्रोथ सेंसेक्स के से ज़्यादा है तो पी भी उनको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। सो इन दैट सेंस थोड़ा सा निफ्टी या सेंसेक्स का भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो उसके हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप का भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। लेकिन दोनों में फर्क तो रहेगा आगे जाके, कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में बेस कम होता है, ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, तो उसके पी आगे जाके भी ज़्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल। देवर सर, आप चूंकि सेक्टर्स और स्टॉक्स काफी रिसर्च करते हैं, दिवाली पे भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे से बताए, और पिछली दिवाली पे भी आपने बताया था, और अच्छे रिटर्न भी बने थे। इस साल के लिए आपकी नजर किन सेक्टर्स पे है? सबसे पहले वो सेक्टर्स बताइए, 2-3 सेक्टर्स जो आप टॉप पे देख रहे हैं कि ये 2-3 तो पक्के तौर पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर लग रहा है हमें कि वहां पे 2025 में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अभी हमने देखा था कि मार्जिन्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे लार्ज बैंक्स की मार्जिन्स कम हुई थी, उनकी नीड्स कम हुई थी। हमें लगता है कि वो अभी खत्म हुई है। आगे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, तो भारत में भी आशा है कि अगले साल में पहले क्वार्टर के बाद हमें इंटरेस्ट रेट कट आना शुरू होगा, तो इसका फायदा जो बैंक्स के मार्जिन पे आएगा। दूसरा, हमें लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उनको लोन की वृद्धि करने में फायदा होगा। जो प्राइवेट सेक्टर की लार्ज बैंक है जिनके पास ग्रेन्यूअल डिपॉजिट्स है, वो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे थे 3 टाइम्स के ऊपर के प्राइस के बुक से, वहां से अभी गिर के उनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। 2 to 2.5 टाइम्स नेक्स्ट ईयर के बुक वैल्यू पे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी लोन बुक अच्छी ग्रो हो सकती है। वैल्यूएशन अभी हमें लग रहे हैं कि काफी अट्रैक्टिव है, और काफी टाइम से उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि 2025 एक ऐसा साल रह सकता है यहाँ पे लार्ज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर है जो इंडस्ट्रियल का है। हमने देखा था कि इलेक्शंस हुए थे, मॉनसून में काफी जगह पे फ्लड आए थे, और बाकी सब इश्यूज के कारण गवर्नमेंट ने इतना स्पेंड नहीं किया है। तो अभी नेक्स्ट 3 महीने में हमें लगता है कि गवर्नमेंट के काफी अच्छी स्पेंडिंग होगी, उससे काफी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, जो इंडस्ट्रियल के स्टॉक्स हैं, उनको काफी फायदा हो सकता है। और तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ऑर्डर आएंगे तो मटेरियल सेक्टर में जैसे सीमेंट है, वहां पे हमें लगता है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। वहां पे जो मार्जिन
गिर रहे थे वो अभी संभलना शुरू हुए हैं। हमें लगता है कि आगे थोड़ी प्राइसेस, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ सकती है और उसके पीछे सीमेंट स्टॉक्स भी नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, सीमेंट, ये 2-3 सेक्टर हमें लग रहे हैं कि 2025 में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल, 3 सेक्टर्स आपने बताया, आपसे शेयर भी समझेंगे कि कौन से ऐसे 8-10 शेयर हैं जो पक्के तौर पे अक्यूमुलेट करने चाहिए इस 2025 के पूरे साल के लिए। लेकिन दीपक सर, आप चूंकि रिटेल रिसर्च काफी करते हैं और रिटेल के बिहेवियर को भी आप स्टडी करते हैं, सो 2 चीजें हुई हैं। एक तो अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स की संख्या छोटे स्टॉक्स में जो जिनकी वैल्यू प्राइस के हिसाब से कम है उसमें ज्यादा है, जैसे यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, इसमें सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा है वहां पे। दूसरी चीज हुई है कि जो डीमेट का नंबर है वो 2020 में 4 करोड़ था, अब बढ़ के वो 18 करोड़ है, यानी 14 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं। और ये इन्वेस्टर्स पहली बार मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, जो 8-10% मार्केट गिरा है। इनको आप कैसे नेविगेट करेंगे इस करेक्शन से जूझने के लिए, या फिर इस करेक्शन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आप कैसे नेविगेट करेंगे? सो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो लो वैल्यू स्टॉक्स में अट्रैक्शन होता है निवेशकों को, रिटेली निवेशकों को, तो इसके बारे में मेंटालिटी लोगों की ये है कि मुझे छोटे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाना है। सो 10 रुपए का स्टॉक लेके मुझे 30, 40, 50 रुपए में बेचना है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वो थॉट प्रोसेस से छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ ये इन्वेस्ट करने का मोटिव ये है कि वहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है या हो रहा है, उसके कारण कई सुने बातें पे टिप्स के ऊपर निर्भर करके ये इन्वेस्टमेंट होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा बढ़ने के बाद हमारे एंट्री लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो छोटे लो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत हाई रिस्क गेम है। हमें ये बताना चाहते हैं लोगों को कि इसमें जो भी फंडामेंटल्स में चेंज आने वाला है उसके बारे में रिटेल निवेशक को सबसे एंड में, सबसे बाद में पता चलता है। प्रोमोटर्स को, बड़े निवेशकों को, फंड्स को सबसे पहले पता चलेगा कि इसमें क्या टर्न अराउंड हो रहा है। तो सबसे पहले जंप इन करके कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको या तो म्यूचुअल फंड में रहना है या तो लार्ज कैप और जाने माने मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, लो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हमें ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा 10 वाला 30 हो गया, 40 हो गया। ये आपको 10 में से 1 या 2 स्टॉक में शायद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट बाकी के जो 9 या 8 या 9 स्टॉक्स है उसमें आपको शायद बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। दूसरे जो नए निवेशक लास्ट 4 साल से आए हैं उनको 2-3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपको एसेट एलोकेशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको प्लान करना है कि मेरे एसेट एलोकेशन में, फाइनेंशियल एसेट्स में कितना परसेंटेज इक्विटीज में रहेगा, डेट में रहेगा, गोल्ड में रहेगा। और ये एलोकेशन आप पहले से नक्की करिए और उसको यू स्टिक टू इट। कि तेजी के टाइम में क्या होता है कि इक्विटी का एलोकेशन बहुत बढ़ जाता है और फिर आप उसको अगर रीसेट नहीं करते हो, नीचे नहीं लाते हो, तो जब भी मंदी आता है तो आपका सारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो पोर्टफोलियो रिव्यू आपको बारी बारी से करना है। एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स आपको लेना करना है। उसमें से जो स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं उसको आपको कारण देखना है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर उनको बेचने की जरूरत पड़े तो बेचना भी चाहिए लॉस बुक करके। और जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं उसमें से भी आपको पार्शियल प्रॉफिट लेना है तो वो भी आप सोच सकते हो। तो ब्रॉडली ये 2 चीज करोगे और स्टॉक्स की क्वालिटी पे अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से करेक्शन भी आएगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आप वो सीखते जाओगे कि नेक्स्ट अप मूव में आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाओगे। बिल्कुल।